ये चोला पहन के और बिना चप्पल के करता रहूँगा। ये मैंने ठान लिया था 12 साल पहले कि जब तक राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तो मैं अपना पूरा जीवन उनके साथ संघर्ष करता रहूँगा। तो राहुल जी ने फिर मुझे कहा मुस्कुराते हुए कि एक दिन आएगा दिनेश और आप कहोगे कि जिस संघर्ष में आप अपना शुरुआत की है वाकई में सही दिशा में किया आपने, और इस देश को हम ऊंचाई पर लेके जाएंगे। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने अपने पिता को खोते हुए देखा, दादी माँ को खोते हुए देखा, तो इसलिए हम ये टेंट लगाते हैं। टेंट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे जो राहुल जी हैं वो कहीं होटल में नहीं रुकते, कहीं 5 स्टार में नहीं जाते। वो जब होटल में नहीं सो रहे तो हम भी होटल में नहीं सोंगे। जिस वक्त मैं युवावस्था में आया तो फिर मैंने अपने दादी माँ जी से, पिताजी से जब देश को आज़ादी दिलाने का योगदान सुना तो फिर मैंने यही ठान लिया कि हिंदुस्तान को दुनिया में अगर कोई आगे ले जा सकते हैं तो राहुल जी मुझे नजर आए, कांग्रेस पार्टी मुझे नजर आई। कांग्रेस की कोई भी रैली हो, कोई भी सभा हो, या फिर भारत जोड़ो यात्रा हो, या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, आपको एक शख्स हाथ में तिरंगा लिए हमेशा भागता नजर आएगा पूरे जोश के साथ। और आज मेरे साथ वही शख्स हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुझे लगता है सबने भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा में आपको देखा होगा जिस जोश से आप राहुल गांधी के आगे चलते हैं। और दिनेश जी आज मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि कांग्रेस के साथ आप कब से हैं? वैसे तो मेरा पूरा परिवार मेरे जन्म से पहले ही कांग्रेसी है। मेरा परिवार ही नहीं, मैं कहूँगा कि पूरा हिंदुस्तान पहले से ही कांग्रेसी है, क्योंकि हिंदुस्तान पहले अंग्रेज़ों की बेड़ियों में बंधा हुआ था। अगर देश को आज़ादी दिलाने में किसी पार्टी का योगदान नज़र आएगा आपको तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का ही योगदान आपको दिखेगा। चाहे वो हमारे कितने भी पुराने नेताओं की बात करो, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, देश के महात्मा गांधी जी, या स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, उन नेताओं को मैं नहीं देख पाया, लेकिन मेरा परिवार पहले से ही कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ के इस देश में अपना योगदान देता आया है। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ और जब मुझे इस देश को जानने का और परिवार वालों से, बड़े बुजुर्गों से समझने का मौका मिला तो उनमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उनको समझने का मौका मिला। तो जिस वक्त मैं युवावस्था में आया तो उस वक्त इस देश की पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अगर नेता कोई उभर कर सामने आ रहे थे तो माननीय श्री राहुल जी थे। तो फिर मैंने अपने दादी माँ जी से, पिताजी से जब देश को आज़ादी दिलाने का योगदान सुना तो फिर मैंने यही ठान लिया कि उस योगदान में मैं अपना रोल अदा नहीं कर पाया। जब देश आज़ाद करवाया कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और हिंदुस्तान के तमाम उन नेताओं ने जो अपना योगदान दिया, मैं नहीं दे पाया। लेकिन मैंने ये ठाना कि इस वक्त भी देश को ज़रूरत है उस नेता के साथ खड़ा होने की कि हिंदुस्तान को दुनिया में अगर कोई आगे ले जा सकते हैं तो राहुल जी मुझे नज़र आए, कांग्रेस पार्टी मुझे नज़र आई। तो फिर मैंने ठान लिया कि अब मेरा तन मन धन पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल जी के लिए मैं समर्पित करता हूं कि जब तक राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तो मैं अपना पूरा जीवन उनके साथ संघर्ष करता रहूँगा। ये चोला पहन के और बिना चप्पल के करता रहूँगा। ये मैंने ठान लिया था 12 साल पहले और वो अंतराल ऐसे चलता जा रहा है। अब देखते हैं कितना और टाइम लगेगा। 12 साल पहले आपने कहा, मुझे लगता है लगभग ये वही समय था जब बीजेपी अपना पूरा तंत्र लगा रही थी राहुल गांधी की इमेज खराब करने में। तो उस समय में भी, उस समय से लेके अभी तक क्या भावना से आप अभी तक डटे हुए हैं कि बुरा लगता है जब इस तरीके की चीज़ें आप उस इंसान के बारे में सुनते हैं जिस इंसान को देख करके आप राजनीति में आए हैं और जिस इंसान को देख करके आपने ये ठाना कि अब ये जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन जाते मैं तब तक ऐसे ही पैदल बिना चप्पलों के चलता रहूँगा? जब मैंने अपने इस संघर्ष की शुरुआत की थी राहुल जी के साथ, उस वक्त देश कांग्रेस पार्टी इस देश को आगे बढ़ा रही थी। तो राहुल जी अपना योगदान सरकार में होते हुए ना किसी पद पे थे, ना कोई भी जिम्मेवारी वो लेके चल रहे थे, लेकिन बिना किसी पद के भी राहुल जी संघर्ष के पथ पे चल रहे थे। जैसे भट्टा पारसोल जो राहुल जी किसानों के बीच गए, तो राहुल जी कहते हैं कि मैं किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जब निकला,
मेरी इमेज पहले मीडिया, देश की मीडिया बड़ी चढ़ा बढ़ा के दिखा रही थी, लेकिन जैसे ही गरीबों की आवाज़ उठानी मैंने चाही, किसानों के बीच में गया, भट्टा पारसोल में अपना किसानों के बीच गया, तो मेरी इमेज को ख़राब करने के लिए पूरा षड्यंत्र लग गया। पूरे देश की मीडिया मेरे खिलाफ बोलने लग गई। लेकिन मैंने ठान लिया था, चाहे मीडिया, चाहे कोई भी राहुल जी की इमेज को कितना भी ख़राब क्यों ना करना चाहे, लेकिन इस एक ही नेता ही है जो वाकई में इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं उनके साथ जुड़ा, मेरे को लोग पागल कहते थे, क्योंकि राहुल जी की इमेज को ख़राब करने के लिए जब निकले थे तो इतनी इमेज ख़राब करने के पता नहीं क्या क्या शब्द बोल रहे थे। मैं तो अपने मुख से बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और वो कह रहे थे कि जैसे वो है उनको ऐसा ही एक और दूसरा अब नज़र आ रहा है, जैसे बिना चप्पल के झंडा लेके चल रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब भी आप कोई शुभ काम करते हो, जो अच्छा काम करते हो, पहले उसका मजाक उड़ाया जाता है। जिस तरह राहुल जी का मजाक उड़ाया जा रहा है, एक दिन आएगा राहुल जी देश को के लिए जो अपना खून पसीना अभी दे रहे हैं, तो दुनिया के नक्शे पर अगर जब लेके जाएंगे तो एक ही है शख्स, वो राहुल जी हैं। तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं चलता रहा। राहुल गांधी से मिले हैं आप कभी? मैं तो कांग्रेस पार्टी के राहुल जी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बट फिर भी कोई किस्सा ऐसा कभी मिले हो आप उनसे? देखो, हिंदुस्तान के तमाम, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, राहुल जी हर तबके से मिलके चल रहे हैं। आप भी पिछले कई वर्षों से देख भी रहे होंगे, जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा थी, हम भी उस यात्रा में जाने का सौभाग्य मिला। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा थी, तो वो लोगों के बीच में गए, उनसे जाना कि देश को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। लोगों जो सभी से मिलते राहुल जी, और मैं भी उनके साथ संघर्ष कर रहा हूँ, तो राहुल जी हमसे मिलते हैं, बड़ा प्यार करते हैं और हमें और मजबूत करने में मुझे शक्ति देते हैं। पर कोई एक ऐसा किस्सा जब उनसे मुलाकात हुई हो और जो अंदर जज्बा है वो बढ़ गया हो और ज़्यादा, क्योंकि मुलाकात उनकी यात्रा के दौरान बहुत लोगों से हुई, सबसे मिले। आप 12 साल से जिस जोश के साथ, जिस संकल्प के साथ राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो मुझे लगता है मुलाकात तो हुई होगी और कुछ ऐसा बोला भी होगा उन्होंने, कुछ बातचीत हुई, कुछ कहा उन्होंने आपसे? मैं जब शुरुआत में मैंने अपने इस संघर्ष की शुरुआत की थी, मैं भी इसको एक यात्रा मानता हूँ। राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की जो यात्रा मैंने शुरू की, तो शुरुआत में ही राहुल जी ने मेरे से मुलाकात की, मिले। तो उस वक्त बोला कि आप क्या चाहते हो, आप इतना संघर्ष कर रहे हो, पार्टी के लिए झंडा लेके चल रहे हो, मैं आपका क्या, आपकी इस योगदान में, मैं इस संघर्ष में आपका क्या योगदान दे सकता हूँ, आपको कहीं मेरी कहाँ ज़रूरत है। मैंने उसी दिन ये की बात बोली कि मैं आपको अपना सब कुछ मानता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इस देश को वर्ल्ड में ताज पर देखना चाहता हूँ, ये मेरी तमन्ना है। और मुझे लगता है कि मेरे सपने को अगर कोई साकार कर सकते राहुल जी, तो आप ही कर सकते हो। तो बस मुझे मेरा सपना, मैं राहुल देश को, हिंदुस्तान को ताज पर देखना चाहता हूँ, ये मेरी तमन्ना है। तो राहुल जी ने फिर मुझे कहा मुस्कुराते हुए कि एक दिन आएगा दिनेश, और आप कहोगे कि जिस संघर्ष में आप अपना शुरुआत की है, वाकई में सही दिशा में किया आपने, और इस देश को हम ऊंचाई पर लेके जाएंगे। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और जहाँ भी आपको मेरी ज़रूरत नज़र आए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। एक आवाज़ मुझे देना, आपसे पहले उस समस्या का समाधान करेंगे। तो मुझे लगा कि राहुल जी ही हैं जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ इस देश की मजबूत करने में, अपनी बात को, लोगों की आवाज़ को बुलंद करने में निकले। तो फिर मैंने ठान लिया, हाँ वाकई में जिसको मैंने परखा है वो यही इंसान है, और यही इंसान राहुल जी को, और यही इंसान देश को आगे ले जा सकते हैं। तो मैं चलता रहा। आपने अभी एक और चीज़ कही कि आप बिना पैरों में चप्पल पहने चल रहे हैं, 12 साल हो गए। तो ये मतलब ये दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि अब चप्पल नहीं पहननी, और जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तभी चप्पल पहनेंगे? और तकलीफ कितनी होती है, क्योंकि आप बरसात, धूप, ठंड, हर मौसम में इसी तरीके से पैरों में बिना कुछ पहने चलते हैं। ये तो मैडम कुछ भी तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ तो जब सुना हमें तब हुआ था कि इस देश को आज़ादी दिलाने में जिन नेताओं का योगदान मुझे सुनने में आया, देखने को तो नहीं पाए, लेकिन उस परिवार ने इस देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, इस देश के लिए, चाहे दादी माँ इंदिरा गांधी जी की हम बताएं, राजीव जी की हम बताएं, और राहुल जी को जो दर्द हुआ होगा उस वक्त, उस छोटी सी उम्र में अपनी दादी माँ को खोते हुए देखा, अपने पिताजी को कुछ दिन बाद फिर
देश के लिए बलिदान देते हुए नजर आए। तो मैंने इस देखा कि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने अपने पिता को खोते हुए देखा, दादी माँ को खोते हुए देखा, लेकिन वो दर्द लेके इस देश के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं। तो ये चप्पल वाली जो बात है, तो कहीं भी उसके तो कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने ये सोचा कि जब राहुल जी इतना कर रहे हैं, इतना दर्द लेके चल रहे हैं, और वो कहीं रुक नहीं रहे, कहीं थक नहीं रहे, कहीं कोई किसी बात से डरते नहीं हैं, बेधड़क अपनी आवाज़ को, लोगों की आवाज़ को बुलंद करने निकले हैं, तो मैं भी छोटा सा इस महायज्ञ में एक छोटी सी आहुति डालने का मैं प्रयास करूँगा। जिस तरह राहुल जी कहते हैं कि तपस्या, तो मैं भी छोटी सी उस तपस्या में अपना योगदान दे रहा हूँ। और जो बिना चप्पल के चलने का जो बात है, ये आस्था है मेरी कि अगर थोड़ा कष्ट सहन करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, जो और भी बहुत लोग हैं जिसके पाँव में चप्पल नहीं है, बहुत गरीब हैं, तो क्यों नहीं हम भी बिना चप्पल के इस संघर्ष को ऐसे जारी रखें। तो इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, और तकलीफ़ वाली कोई बात नहीं। आपने लगभग अपना पूरा जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित कर दिया, तो इससे जुड़ा एक सवाल है कि परिवार में कौन कौन है, और परिवार इस चीज़ की मतलब अनुमति दी परिवार ने, परिवार साथ है, या फिर जब शुरुआत की तब कुछ मुश्किलें आई या परिवार ने मना किया? जब शुरुआत के दिन थे तो मैं उस वक्त स्कूल की पढ़ाई कर रहा था, लगभग वो स्कूल की पढ़ाई 12th कंप्लीट होने को थी। तो फिर मैं अपना थोड़ा छुप के राहुल जी की सभाओं में टीवी पर हेडलाइन देख के कि राहुल जी 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए उस राज्य में जा रहे हैं, तो फिर मैं अपना एक छोटा झोला में कपड़े डाल के और मैं चल पड़ता था, यही बोल के कि मैं जा रहा हूँ दोस्त के पास ऐसे। तो मैं ये शुरुआत मैंने ऐसी की। लेकिन जब मैं चला और थोड़ा कुछ दिन बाद पता चला परिवार वालों को, तो उन्होंने बोला कि बेटा, अपना परिवार इतना सक्षम नहीं है कि पैसा भी बहुत लगता है, आप जैसे घूम रहे हो और इतनी दूर जाते हो, पता नहीं क्या हो जाए, और हमें तकलीफ़ होती है, हम कभी पहले हम तो कहीं नहीं गए। तो मैंने यही कहा कि पिताजी, माताजी, जब इस परिवार ने, गांधी परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए इतना बलिदान दिया है, तो मैं इन चीज़ों से आप मत घबराइए, मैं आपके नाम को गिरने नहीं दूंगा, कहीं तकलीफ़ नहीं आने दूंगा, और अच्छा ही करूंगा। तो मैंने बताया कि मैं राहुल जी के साथ चलता हूं और ये जीवन अब उनके लिए समर्पित है। तो पैसे की जो बात कह रहे थे, ये भी कहा कि मैं आपका पैसा भी ज़्यादा ख़राब नहीं होने दूंगा, मैं कष्ट सहन कर लूँगा, मैं तकलीफ़ सहन कर लूँगा, लेकिन आपका पैसा ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मेरा परिवार बहुत छोटा परिवार है, किसान परिवार है। तो मैंने उस चीज़ को भी देख के मैं चला कि ज़्यादा पैसा घर वालों का हम ना ले कि जिससे परिवार को भी तकलीफ़ हो, कम पैसे में और अपना काम को करें। तो मैं चला। कुछ दिन बाद फिर परिवार ने देखा कि हमारा दिनेश जो है राहुल जी के साथ संघर्ष कर रहा है, तो उनको भी अच्छा लगा कि हाँ, अभी अच्छे कर्म पे चल रहे हैं, कोई गलत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने और इस परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है, और हमारा बच्चा जा रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सही चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर वो धीरे धीरे वो समझने लगे कोई दिक्कत वाली बात परिवार नहीं। साथ है, अब परिवार तो पहले से ही साथ हो गया, मतलब फिर अब कोई परेशानी, दिक्कत नहीं है। फिर उनको जब राहुल जी मेरे से मिले, कहीं दिखते हैं, तो उनको अच्छा भी लगा, तो उनको सहारा मिला। बिना परिवार के हम कुछ नहीं कर सकते, तो परिवार का सहारा मिला तो मैं कर रहा हूँ। तो दिनेश जी, आपने बोला कि आप कांग्रेस की विचारधारा और जिस तरीके से आज़ादी के समय में कांग्रेस ने संघर्ष किया है इस देश को आज़ादी दिलाने में, उस विचारधारा से आप मेल खाते हैं और इसीलिए आप राहुल गांधी के साथ हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस में क्या अंतर लगता है आपको? बीजेपी और कांग्रेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम आज से नहीं, पिछले कई वर्षों के, अगर हम पिछले जैसे हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से गुलाम था, अंग्रेज़ देश पर अत्याचार कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी इस देश को आज़ादी दिलाने में, आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी दे रही थी, और आरएसएस और बीजेपी अंग्रेज़ों से मिलके इस देश को खोखला करने में उनको डिम्मक की तरह काम कर रही थी। क्योंकि आरएसएस के जो नेता हैं
उन्होंने तो माफ़ीनामा के भी पत्थर लिखे और उन अंग्रेज़ लोगों ने आरएसएस के कुछ लोगों को तो पेंशन तक दी और इस देश के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को जेलों में डाला। क्यों? क्योंकि वो देश की आवाज़ को, देश को आज़ाद करने निकले थे। इसलिए अंग्रेज़ अत्याचार कांग्रेस के नेताओं पर कर रहे थे, देश पर कर रहे थे। और आरएसएस के जो नेता थे, जो इस वक्त जो कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खा रहे थे, वो अंग्रेज़ों के विचारधारा से मेल खा रहे थे। वो अंग्रेज़ लोग आरएसएस को और वो जो कांग्रेस और देश को आज़ादी दिलाने के खिलाफ जो लोग थे, उन लोगों को एक सहारा बन रहे थे अंग्रेज़ लोग, उनको हर तरीके से सुविधाएं दे रहे थे। तो पहला योगदान तो कांग्रेस पार्टी यहीं आपको दिखेगा और यहीं आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस का फ़र्क आपको नज़र आएगा कि एक हिंदुस्तान को कमज़ोर करने में अंग्रेज़ों के साथ था और एक कांग्रेस पार्टी, उनके नेता हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में और इसको मजबूत करने में वहाँ थे। उसके बाद आपको दूसरा फ़र्क आपको हर जगह दिखेगा कि आरएसएस, बीजेपी की विचारधारा हिंदुस्तान को तोड़ने की नज़र आएगी। चाहे वो किसी भी धर्म की बात करें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम कहते हैं हम सब भाई भाई, वो कहते हैं कि हम सब अलग अलग। वो तोड़ने की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी जोड़ने की बात करती है। उनके लिए ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, उनके लिए एक ही बात है, अंग्रेज़ों वाली नीति पे चलते हैं कि फूट डालो, राज करो। और वही इस वक्त वो विचारधारा इस देश को तोड़ने, इसको कमज़ोर करने चली हुई है। कांग्रेस पार्टी और हमारे राहुल जी इस देश को आगे बढ़ाने में और देश को जोड़ने और इस देश को जो भी अभी अन्याय के खिलाफ न्याय का ये महायज्ञ हो रहा है, ये महासंग्राम है, इसमें न्याय की जीत होगी और इसमें राहुल जी अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसलिए आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में। अब राहुल जी और मोदी की अगर हम बात करें, मोदी जी की बात करें, तो मोदी जी जो भी कहते हैं उस देश को गुमराह करने की बात करते हैं। कितने भी आप चुनावी वायदे उनके थे, 15-15 लाख, काला धन, युवाओं को रोजगार, हर वादे उनके खराब और फैल हुए हैं। युवाओं को रोजगार के नाम पर वो देश के युवाओं को पकोड़ा तलने का काम बताते हैं। काले धन के नाम पर अमित शाह जी जैसे नेता वो हमारे चुनावी भाषण बोलते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो राहुल जी और मोदी जी में फ़र्क है। मोदी जी केवल भाषणबाजी करते हैं, ड्रामेबाजी कहेंगे हम, ड्रामेबाजी करते हैं, और राहुल जी जो कहते हैं उनकी बात बिल्कुल पत्थर पर लकीर की तरह है। जो राहुल जी बोल देंगे उसको करके दिखाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। राहुल जी ने इस देश के युवाओं के लिए जो वायदे किए, जहाँ भी हमारी सरकारें हुई वहाँ अपनी बात को उस राज्य में करके दिखाया। और राहुल जी ने, अब हमारी पिछले चुनाव में हमारी हार हो गई थी, राहुल जी उस वक्त कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन राहुल जी ने इस्तीफा दिया और बोला कि मैं अब इसको वापस नहीं। हम सब लोग, मैं भी था, कांग्रेस पार्टी के और तमाम नेता थे, उन्होंने बोला कि आप इस्तीफा मत दो, आपको ये वापस, लेकिन नहीं, राहुल जी कहते जो मैंने बोल दिया, जो मैंने कर दिया, मैं वापस नहीं आऊँगा, किसी और को अध्यक्ष बनाओ। तो जो राहुल जी कहते हैं उसको करके दिखाते, चाहे राहुल जी का नुकसान भी क्यों ना हो जाओ, लेकिन वो अपनी जुबान से, अपनी बात से पीछे नहीं हटते। तो बहुत फ़र्क है। राहुल जी ने तो कह दिया है डरो मत, लेकिन आपसे मुझे एक सवाल पूछना है, क्योंकि यात्रा में इस दौरान मैं भी शामिल रही तो मैंने देखा इतना जोश कहाँ से आता है, इतनी एनर्जी आपके अंदर जो मैं देखती हूँ। आप पूरा टाइम झंडा लेके भागते रहते हैं, इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत जोश चाहिए, क्योंकि 1-2 दिन कोई इंसान कर सकता है। आपको 12 साल हो गए, मुझे नहीं लगता कोई भी कांग्रेस का ऐसा कार्यक्रम रहा होगा जो आपने मिस किया होगा। और यात्रा के दौरान आप पूरे जोश के साथ भागते हुए आगे झंडा लेकर नजर आते हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी मेरे नेता से मेरे को मिलती है, राहुल जी से मिलती है। क्योंकि अब राहुल जी ने पिछले कई सालों से मैं देखता जा रहा हूँ, जिस तरह जहाँ भी चुनाव कैंपेनिंग होती है पूरे दमखम से वहाँ प्रचार करने निकलते हैं। रात के 10-11 बज जाते हैं, चाहे वो धूल हो, बारिश हो, तूफान हो, वो कभी वो नहीं डरते, कभी वो नहीं थकते। तो वहाँ से मुझे भी पॉजिटिविटी मिलती है कि मेरे नेता, हमारे देश के नेता इतना संघर्ष कर रहे हैं। जिस परिवार के ऐसे महान नेताओं ने देश के लिए योगदान दिया, 3 प्रधानमंत्री दिए,
और उन्हीं के परिवार से उन पार्टी के नेता इतना संघर्ष कर रहे हैं। अगर आज किसी परिवार से कोई एक सरकारी नौकरी पे चला जाए, छोटा सा बिजनेसमैन हो जाए, वो आराम की ज़िंदगी जीता है, वो संघर्ष को भूल जाता है। लेकिन ऐसे परिवार में जन्म लिया राहुल जी ने, उसके बावजूद भी इतना संघर्ष कर रहे हैं, ये मुझे वहाँ से एनर्जी मिलती है। और फिर जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को, इस देश की समस्याओं को जानने समझने, पूरा देश पैदल नाप दिया। इतनी कड़ाके की ठंड में हाफ बाजू की टी शर्ट में पूरी यात्रा कर दी। तो वो वहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि ऐसे शख्स और इतना समर्पित इस देश के लिए जो नेता हैं, वो नहीं थक रहे, वो नहीं कमज़ोर हो रहे। तो हम तो उनके बहुत छोटे हैं, उनके कार्यकर्ता, तो हमें भी वहीं से एनर्जी मिलती है और हमें कोई थकावट नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ ऐसे हैं हिंदुस्तान में शरारती तत्व, आरएसएस के जैसे लोग हैं, बीजेपी के लोग, जो बीच रास्ते में तकलीफ़ करते हैं, चोट पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन राहुल जी जिस तरह कहते हैं कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी, तो राहुल जी की उस बात को हम अमल करते हुए मुस्कुरा कर हम निकल जाते हैं और कोई तकलीफ़ नहीं, हम चलते रहते हैं। इस बार यात्रा में आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं और आप अपना बाहर टेंट लगाकर रुकते हैं। और मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी हम दिनेश जी के टेंट के बाहर ही बैठे हुए हैं। पूरा प्रोसेस होता है, मैंने देखा भी, बहुत रोज़ यही चीज़ करना, आकर के खाना बनाना, दिन में भी पूरा सामान हम अपना गाड़ी में लेके चलते हैं। ऐसा क्यों आप अंदर कैंप साइट पे जहाँ पे बाकी लोग रुकते हैं वहाँ क्यों नहीं रुके, या क्या वजह है इसके पीछे की? एक्चुअली में मैडम, ये जो यात्रा है, अब जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा थी, उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ और भी बहुत ऐसे यात्री थे जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने के लिए पार्टी ने सिलेक्ट किया था, जो चलने में सक्षम थे। तो उन नेताओं को, उन कार्यकर्ताओं को, उन यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई थी। तो मैं भी उनमें से एक छोटा सा यात्री था राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा में। तो मेरी भी व्यवस्था उसमें हुई थी और मैं कंटेनर में ही अंदर रहता था। तो लेकिन जो ये यात्रा है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये हाइब्रिड यात्रा है। इसमें हमारे योद्धा राहुल जी हैं, इसमें कोई ज़्यादा यात्री नहीं है। स्टेट वाइज जहाँ भी राहुल जी की यात्रा पहुँचती है वहाँ आ जाते हैं और फिर वो अपने घर चले जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा व्यवस्था नहीं की गई है। तो मैं पहले से ठान के आया था कि चाहे व्यवस्था हो या ना हो, हमें राहुल जी की इस यात्रा में पूरा योगदान देंगे। हम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, क्योंकि यात्रा गाड़ी से हो रही है और पूरा गाड़ी में टेंट, सब खाना पीना और सर्दी में ब्लैंकेट वगैरह सब हम रखते हैं। तो इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। और एक दूसरा रीज़न ये है कि एक मेरे लिए तो व्यवस्था पार्टी के नेता और हमारे जो ये कर रहे हैं, वो कर रहे थे कि आप चल रहे हो, आपके लिए हम अंदर व्यवस्था कर रहे हैं, आप आ जाओ। लेकिन मेरे साथ और 3 लोग हैं जो वो भी राहुल जी के साथ इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साथ में चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अपनी खुद की व्यवस्था तो अंदर करवा लूँ और ये और 3 लोगों को मैं बाहर छोड़ दूँ। तो फिर मैंने यही कहा कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं अंदर नहीं रह पाऊँगा और हम यात्रा ज़रूर करेंगे। यात्रा में कहीं हम रुकेंगे नहीं, बाधाएं आएंगी, तकलीफ होंगी, लेकिन उसको सहन करके हम चलते रहेंगे। तो इसलिए हम ये टेंट लगाते हैं। टेंट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे जो राहुल जी हैं वो कहीं होटल में नहीं रुकते, कोई 5 स्टार में नहीं जाते, वो संघर्ष करते, यात्रा करते हैं और वो एक छोटी सी जो उनकी एक बेड का कंटेनर है उसमें सोते हैं। तो वो जब होटल में नहीं सो रहे तो हम भी होटल में नहीं सोंगे। तो इसलिए हम होटल में नहीं सोते हैं, कैंप के पास में हम अपना टेंट लगा लेते हैं। सुबह हम ऐसे ही कई नल हो वहाँ नहा लेते हैं और ये इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। और हम खुद खाना बनाते हैं, क्योंकि फिर खाना ढूंढने में इतना टाइम वेस्ट होता है। पहले से हम प्लान करते हैं कि आज ये बनाएंगे। और जिस तरह भी शाम का टाइम है, तो अभी हम शाम को दूध पी के सो जाते हैं, दोपहर को हम खाना खा लेते हैं। आज आप लोग आए हो, अच्छा लगा, तो हम खीर बना रहे हैं, आपको भी खिलाएंगे।
आप 12 साल से कांग्रेस के साथ हैं और अब राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी की। तो मैं बस एक मैसेज चाहूँगी, आप युवा हैं, इस देश के युवाओं को, बाकी लोगों को, कि ये न्याय यात्रा में किस तरीके से शामिल हो और क्यों इस न्याय यात्रा की ज़रूरत है, एक मैसेज दे दीजिए। मैं तो जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है, जो सुन पा रहा है, ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, अगर हम कुछ वक्त पहले पीछे जाएं कि जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा थी, उस भारत जोड़ो यात्रा में नफ़रत क्यों फैली, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। नफ़रत फैली है कि हिंदुस्तान में अन्याय हो रहा है, तो इसलिए इस यात्रा में भारत जोड़ो न्याय शब्द जोड़ दिया गया है। वो अन्याय क्या क्या हो रहा है, जिस तरह सामाजिक न्याय है, किसान न्याय है, नारी न्याय है, युवा न्याय है, ऐसे हमारे भागीदारी न्याय है। 5 अन्याय जो खिलाफ हम राहुल जी न्याय की बात कर रहे हैं, सभी क्षेत्र में अन्याय हो रहा है। और वो अन्याय अकेले राहुल जी के साथ नहीं हो रहा, वो पूरे हिंदुस्तान के साथ अन्याय हो रहा है। राहुल जी ने एक बेड़ा उठाया है और ये जंग, ये आंदोलन अकेले राहुल जी नहीं जीत सकते। पूरे देश के युवाओं को साथ आना होगा, देश की माता बहनों को साथ आना होगा, देश के किसानों को साथ आना होगा, देश के जितने भी, जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है, सभी को इस न्याय यात्रा में अपनी भागीदारी देनी होगी। और इस देश में अन्याय के खिलाफ जो ये न्याय का महायज्ञ राहुल जी ने इसकी शुरुआत की है, इसमें अपनी अपनी जहाँ भी आप जो भी इसमें योगदान दे सकते, आहुति डालने का काम कर सकते, वो आइए और इस महासंग्राम में अपना योगदान देके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाइए और अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज़ को बुलंद कीजिए। ज़रूर एक दिन हिंदुस्तान को न्याय मिलेगा, हम सबको साथ आना होगा। और राहुल जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के सभी के लिए इसकी शुरुआत की है और हम सब साथ आएंगे तो वाकई में हिंदुस्तान को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। मुझे पता है कि बहुत आप पूरा दिन चलते हैं, उसके बाद आपको टेंट लगाना होता है, खाना बनाना होता है, बहुत आपने इतना भी समय दिया, बहुत शुक्रिया उसके लिए। और मैं उम्मीद करूंगी कि आपका ये मैसेज इस देश के हर घर तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्याय यात्रा से जुड़ें और राहुल गांधी की इस मुहिम से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप हमारे पास आए, हमारे इस मोहब्बत की दुकान में आए। अब हम आपको मोहब्बत की खीर खिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोलने निकले हैं और उसी के साथ 12 साल से दिनेश जी कांग्रेस के साथ चल रहे हैं। हर रैली, हर सभा में ये आपको देखने को मिलेंगे और इनका जज्बा कभी कम नहीं होता। हमेशा ये उसी एनर्जी के साथ दौड़ते भागते आपको राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते चलते नजर आएंगे, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है जब तक राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, ना तो ये पैरों में चप्पल पहनेंगे और ये इसी तरीके से कांग्रेस के साथ चलते रहेंगे। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है और दिनेश जी के साथ आज हमने बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। न्याय का हक मिलने तक।